हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सी क्लास 1 कर रहे हैं जो मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी की होने वाली है। इसमें हम काफ़ी क्लासेस डिस्कस करने वाले हैं, तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the normal range for a newborn's heart rate immediately after birth? Okay, जो आफ्टर बर्थ है, जो नॉर्मल रेंज होती है न्यूबॉर्न के हार्ट रेट की, वो कितनी होगी? ऑप्शन ए 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 120 to 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 100 to 140 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 180 to 200 बीट पर मिनट। नाउ राइट आंसर इज 120 to 160 बीट पर मिनट। ओके, क्या है द नॉर्मल न्यूबॉर्न हार्ट रेट इमीडिएटली आफ्टर between 120 to 160 beat per minute? Okay, it can be higher right after birth but typically established within the range. Okay, क्या है जो नॉर्मल रेंज क्या होती है? 120 to 160 बीट पर मिनट होती है। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वो नॉर्मल रेंज स्टेबलाइज होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? ओके, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है उसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ऑप्शन बी chromosomal abnormalities, option B uterine fibroids, option C maternal infection, option D cervical incompetence. Now right answer is क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो मोस्ट अर्लियर मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कॉज्ड बाय द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी which typically result in the embryo being unable to develop normally. ओके, क्यों होता है ये एबॉर्शन? इसीलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उस टाइप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता बेबी का, इस वजह से एबॉर्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the condition where the cervix dilates prematurely and leads to the spontaneous abortion? Option A placental abortion, option B ectopic pregnancy, option C incompetent cervix, option D hyperemesis gravidarum. Now right answer is incompetent cervix. Okay, क्या है? An incompetent cervix is a condition where the cervix weaken and open prematurely, often leading to premature labor and spontaneous abortion. Okay, क्या होता है ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होगा, जो प्रीमेच्योर डायलिटेशन हो जाएगा सर्विक्स का और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाएगा, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a typical characteristic of a baby born at 34 week of gestation? Okay, option A full head of hair, option B very little body fat, option C mature respiratory system, option D ability to suck and swallow efficiently. ओके, जो बेबी है 34 वीक का जस्टेशन है उसमें प्री मेच्योर हुआ है। अब देखिए 37 वीक के पहले हुआ है तो हम उसको पहले क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर है। अब प्री मेच्योर बेबी है तो उसको क्या प्रॉब्लम जाएगी? ओके, या क्या देखने को मिलेगा? तो क्या देखने को मिलेगा? वेरी लिटिल फैट। ओके, क्या देखने को मिलेगा? वेरी लिटिल फैट। अधिकांश देखना, आप बोलते हैं ना कि बच्चा जब 8 मंथ कंप्लीट होता है तभी बेबी में डेवलपमेंट होता है, यानी कि 7-8 मंथ तक तो बेबी क्या है, प्रॉपर उसका स्केलेटल सिस्टम ही डेवलप होता है। बाकी 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक उसमें फेट भी बनने लगता है और प्रॉपरली स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है। तो ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि 34 वीक का बेबी है वो पूरा बन चुका है, सारी चीज़ कंप्लीट है, बट उसमें फेट कम मिलेगा आपको, यानी कि उसका वेट भी कम मिलेगा।
क्या है, जब फैट कम है तो वेट भी कम होगा, तो वेट भी कम होगा, फैट भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन? ऑप्शन ए फुटलिंग ब्रिज, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्रिज, ऑप्शन सी फ्रैंक ब्रिज, ऑप्शन डी शोल्डर ब्रिज। नाउ राइट आंसर इज फ्रैंक ब्रिज। ओके, जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है? फ्रैंक ब्रिज। ओके, where the baby buttocks and position to be common first within the leg flexed at the hip and extended to the knee. ओके, क्या देखने को मिलेगा? एक्सटेंड देखने को मिलेंगे नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल पोजीशन फॉर द लेबरिंग वुमेन ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर? ऑप्शन ए लाइनिंग फ्लैट ऑन हियर बैक, option B lying on her right side, option B squatting or upright, option D lying on her left side. Now right answer is squatting or upright. Okay, upright position include the squatting help upon the pelvic and can facilitate labor by using gravity to assist the fetal descent and improving the circulation. Okay, now next question, what is the primary treatment for gestational diabetes? Okay, जो gestational diabetes होता है उसका primary treatment क्या है? ऑप्शन ए इंसुलिन थेरेपी, ऑप्शन बी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, ऑप्शन सी ब्रेस्ट बेड रेस्ट, ऑप्शन डी सिजेरियन सेक्शन। नाउ राइट आंसर इज इंसुलिन थेरेपी। ओके, जो प्राइमरी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसके लिए क्या करेंगे हम? इंसुलिन थेरेपी देंगे टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज। ओके, और प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन What is the most common complication of multiple pregnancies? Option A preeclampsia, option B preterm birth, option C preeclampsia, option D postpartum hemorrhage. The right answer is preterm birth. ओके, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, या ट्विंस होते हैं या टिपलेट्स होते हैं, उनमें क्या होगा? प्रीटर्म बर्थ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किस लिए होते हैं? क्योंकि यूट्रस क्या होगा? ओवर स्ट्रिक्च होगा, इसीलिए क्या होगा? वो लीड क्या करेगा? अर्लियर लेबर को लीड करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common sign of urinary tract infection in pregnancy? Option A severe abnormal cupping, option B frequent painful urination, option C sudden weight loss, option D rapid weight gain. Now right answer is frequently painful urination. Okay, UTI during pregnancy are common and often present with symptoms like frequently painful urination and cloudy or full smiling urine. Okay, next question, what is the primary function the hormone prolactin during the breastfeeding? Okay, जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हार्मोन का उसके समय ब्रेस्ट फीडिंग के समय में प्रोलेक्टिन का क्या फंक्शन होगा? ऑप्शन ए stimulate uterine contraction, option B stimulate milk production, option C prevent lactation during pregnancy, option D increase milk let down. Now right answer is stimulate milk production. Okay, प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है वो हम उसका काम क्या है? मेंटेन करना और प्रोडक्शन करना किसका? मिल्क का। ठीक है, और मिल्क कहाँ होगा? मेमरी ग्लैंड में होगा, तो वो क्या करेगा? उसको मैनेज करेगा और सिक्रीट करेगा। उसका काम क्या है? प्रोलेक्टिन का काम है किसका? मिल्क को स्टिमुलेट करना और प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the recommended position for the woman to stop during the pregnancy essential after 20 week? Okay, क्या है रिकमेंडेड पोजीशन? क्या है जो 20 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है उसको सोते समय कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए स्पेशली? ऑप्शन ए ऑन हर स्टमक, ऑप्शन बी ऑन हर लेफ्ट साइड,
Option C, on her back. Option D, on her right side. It is a very most important question. तो वाइट आंसर इज ऑन हर लेफ्ट साइड। ओके, आफ्टर 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है कि जो स्लिप करते समय काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, उस समय कौन सी पोजीशन रिकमेंड की जाती है, तो वो है ऑन हर लेफ्ट साइड। ठीक है, इसके थोड़े से वेस्टनल देख लेते हैं। स्लीपिंग ऑन द लेफ्ट साइड रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज इम्प्रूव द ब्लड फ्लो of the uterus placenta, enhancing fetal oxygen and nutrition supply। ठीक है, क्या होगा, क्यों सोना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन में क्या होगा कि फीटल ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा फीटस को और न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the condition where the placenta is attached to deeply into the uterine wall? okay, जब क्या होगा यूट्राइन वॉल में डीपली अटैच होगा प्लासेंटा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए प्लासेंटा पेविया, ऑप्शन बी प्लासेंटा अक्वेटा, ऑप्शन सी प्लासेंटा एब्रप्शन, ऑप्शन सी प्लासेंटल इनसफिशियंसी। नो राइट आंसर इज प्लासेंटा एक्वेटा। क्या है? प्लासेंटा एक्वेटा occur when the placenta attached too deeply into the uterine wall, making delivery difficulty and increase the risk for hemorrhage। ओके, क्या होगा, डिलीवरी के समय डिफ़िकल्टी जाएगी और हेमरेज होने के चांसेस रहेंगे प्लासेंटा ऑकर्टा की कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ अरेस्ट फेल्यूअर टू प्रोग्रेस इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? ऑप्शन ए यूट्राइन रप्चर, ऑप्शन बी सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ऑप्शन सी सर्वाइकल lacration, option D amniotic fluid embolies। now right answer is cephalopelvic disproportion। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फॉलोइंग कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ अरेस्ट। ओके, तो क्या होगा उसमें, लेबर की सेकेंड स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा, तो लेबर में प्रॉब्लम जाएगी या लेबर अरेस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the common sign of dehydration in a pregnancy? ओके, कॉमन साइन क्या है डिहाइड्रेशन का प्रेगनेंसी के समय? ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी स्वेलिंग इन फीट, ऑप्शन सी डार्क कंसनट्रेट यूरिन, ऑप्शन डी इंक्रीज एपेटाइट। नो राइट आंसर इज डार्क कॉन्सनट्रेट यूरिन। ओके, जो कहना चाहिए कि यदि आपको अपने बॉडी का हाइड्रेशन लेवल देखना है, तो आप कॉमनली अपने घर में भी देख सकते हैं कि यदि आपकी यूरिन बहुत ही डार्क आ रही है, तो सोच लीजिए कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। सेम थिंग यहाँ पे है, क्या है, डार्क कॉन्सेंट्रेट यूरिन होगी। और अदर साइन क्या देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेंगे, ये अदर साइन है। Now next question, what is the most common sign of retaining placenta? Option A placenta previa, option B uterine atony, option C incomplete separation of the placenta, option D cervical lacration। Now right answer is incomplete separation of placenta। Okay, क्या देखने को मिलेगा, अ retained placenta often occur when the placenta doesn't separate full from the uterine wall, requiring manual or surgical removal। okay, now next question, which of the following is a true about the use of vacuum excrete during labor? अब क्या है कि जो हम वैक्यूम एक्सक्रेट करते हैं लेबर के समय में, उसके लिए टू जो सेंटेंस है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इट इज़ यूज्ड ओनली इन ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी इट कैन बी यूज्ड टू असिस्ट विथ द डिलीवरी ऑफ द हेड इन अ वेजाइनल बर्थ, ऑप्शन सी इट शुड बी यूज्ड बिफोर forceps in all cases, option D it is recommended for use in all labor। now right answer is option B, it can be used to assess
विथ द डिलीवरी ऑफ द हेड ऑफ वेजाइनल बर्थ। ठीक है, ये कब हम यूज़ कर सकते हैं? जब हम कहना चाहिए कि जब डिलीवरी हो रही है और हेड प्रेजेंटेशन है, तब हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, क्या है? वैक्यूम एक्सटेंशन इज यूज टू असिस्ट द डिलीवरी ऑफ द बेबी हेड मदर इज अनेबल टू पुश इफेक्टिवली but should only be used when the baby is at the create section in द बर्थ कैनाल। ओके, वही जो मैंने हिंदी में बताया वही है कि मदर इफ़ेक्टिवली पुश नहीं कर पा रही है और बेबी का हेड प्रेजेंटेशन है, तभी हम वैक्यूम डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि मदर एफर्ट नहीं डाल रही है, तो हम एफर्ट डाल के बेबी को बाहर की ओर ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary cesarean when a woman exercises a vaginal hematoma during childbirth? Option A affection, option B hemorrhage, option C fetal injury, option D uterine rupture. Now right answer is hemorrhage. Okay, vaginal hemorrhage is can result in significant blood loss and may be cause ongoing bleeding requiring promote evaluate and manage to the prevent severe hemorrhage. Okay, क्या है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? प्राइमरी concern when the exercise vaginal hematoma during the childbirth। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हेमोरेज की कंडीशन होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary risk for the developing postpartum depression? क्या है? प्राइमरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा, उसके लिए फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए हैविंग सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी history of depression or mental health issue, option C poor breastfeeding technique, option D advanced maternal age. Now right answer is history of the depression and mental health issue। ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को कब मिलेगा आपको, या पोस्टपार्टम साइकोसिस कब देखने को मिलेगा? क्या है? मैटरनल हिस्ट्री होगी, क्या होगी? डिप्रेशन की, और मेंटल हेल्थ इशू होंगे, उन्हीं को ये देखने को मिलेगा। ओके, next question, what is the normal color of lochia postpartum vaginal delivery discharge during the first few days after the चाइल्ड बर्थ? ओके, जो फर्स्ट फ्यू डे होते हैं उनमें जो लोकिया का कलर है वो कैसा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ब्राउन। नाउ राइट आंसर इज रेड और ब्लडी। ओके, जो फर्स्ट 2 to 3 डेज होते हैं, हमको लोकिया का कलर कैसे देखने को मिलता है? तो हमको देखने को मिलता है रेड। ऑप्शन लोकिया इज essentially bright red, contains blood from the healing process of the uterus after delivery. Okay, it will gradually change to the lighter color pink, brown, yellow एज द हीलिंग ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे जैसे हीलिंग होती जाती है यूट्रस की, वैसे वैसे लोकिया का कलर भी चेंज होते जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैक्रोसोमिया बेबी? मैक्रोसोमिया बेबी होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए वेट लॉस देन 2.5 kg, ऑप्शन बी इज एट रिस्क फॉर द हाइपोग्लाइसेमिया, option C has the birth weight than the overage, option D has the small head circumference. Now right answer is it is a risk for hypoglycemia. Okay, जो मैक्रोसोमिया बेबी है उसमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसेमिया। क्यों देखने को मिलेगा? अब देख लेते हैं। इसमें देखो, मैक्रोसोमिया बेबी डिफाइंड दोज वेट मोर देन 4 kg। ओके, are at risk of hypoglycemia. Their insulin production may be high at the birth due to the maternal diabetes. अब क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि माँ क्या ले रही है? इंसुलिन ले रही है और इंसुलिन प्रोडक्ट ले रही है। तो यदि हम माँ इंसुलिन लेगी तो बच्चे को क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस
perform the pelvic examination during pregnancy? ओके, प्रेगनेंसी के समय में जब हम pelvic examination करते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है? ऑप्शन ए, assess the baby position. ऑप्शन बी, monitor for the sign of infection. ऑप्शन सी, determining the cervix dilatation and effacement. ऑप्शन डी, estimate fetal weight. Now, right answer is determine the cervical dilatation and effacement. क्या है हम लोग क्या देखते हैं? सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट देखते हैं किस समय में? देखिए यहाँ पे लिखा प्रेगनेंसी है, लेकिन ये बात हो रही है हमारे लेबर के समय की। ओके, लेबर के समय जो हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं टू प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस चेक करते हैं किसकी? लेबर की, कि हमारे जो सर्विक्स का डायलिटेशन कितना हुआ है, इफेसमेंट कितना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एम्स में तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ एक चेंज होगा कि सामने मिसिस सो एंड सो और उनकी एज लिख दी जाएगी और उनकी कंडीशन लिख दी जाएगी, बस इतना ही चेंज होगा। इसमें सिर्फ एड होगा, बाकी क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको। Which of the following condition is the most commonly associated with the maternal diabetes during pregnancy? ओके, तो क्या है, क्या देखने को मिलेगा मैटरनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या होगा कि यदि माँ को डायबिटीज़ है तो क्या देखने को मिलेगा? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर समय पूछा ही जाता है कि यदि माँ को डायबिटीज़ है तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, प्रीटर्म लेबर. ऑप्शन बी, मैक्रोसोमिया. ऑप्शन सी, लो अम्नियोटिक फ्लूइड. ऑप्शन डी, ब्रीथ प्रेजेंटेशन. नाउ राइट आंसर इज मैक्रोसोमिया, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ बेबी देखने को मिलेगा। बेबी 4 kg और 4 kg से ऊपर का देखने को मिलेगा। अब ये देखने को मिलेगा तो माँ को क्या दिक्कत होगी? वेजाइनल डिलीवरी करने में डिफ़िकल्टी होगी, और यदि हो भी गई वेजाइनल डिलीवरी तो उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर? ऑप्शन ए, सडन इंक्रीज ऑफ फीटल मूवमेंट. ऑप्शन बी, पेनफुल रेगुलर कंडीशन बिफोर 37 वीक. ऑप्शन सी, लॉस ऑफ म्यूकस प्लग. ऑप्शन डी, वाटर ब्रेकिंग आफ्टर 20 वीक. ओके, प्रीटर्म लेबर होगा तो मोस्ट कॉमन साइन क्या देखने को मिलेगा? पेनफुल रेगुलर कॉन्स्ट्रिक्शन बिफोर 30 वीक. ओके, हम क्या बात कर रहे हैं? जब 37 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो फुल टर्म में काउंट होती है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यदि पहले होगी तो क्या होगा? पेनफुल रेगुलर कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। कब? बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसमें क्या क्या होगा? प्रीटर्म लेबर इज द टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द रेगुलर पेनफुल कैरेक्टराइज्ड बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन which may be lead to preterm. ओके, वो क्या कॉज करेगा? प्रीटर्म लेबर को कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ जेनाइटल स्ट्रेचिंग द पेरिनियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू प्रिवेंट टीयर? तो हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं जो पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन ए, पेरिनियल मसाज. ऑप्शन बी, एपिजिटोमी. ऑप्शन सी, वेजाइनल डिलीवरी. ऑप्शन डी, फंडस प्रेशर. नाउ राइट आंसर इज पेरिनियल मसाज. क्या है? पेरिनियल मसाज इन्वॉल्व्स जेनाइटल स्ट्रेचनिंग द पेरिनियम इन द वीक लीड अप टू द डिलीवरी टू हेल्प प्रिवेंट टीयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ओके, पेरिनियम मसाज से क्या होगा? टीयर को जो पेरिनियम प्रिवेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होगा? टीयर को हम प्रिवेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द पोस्टपार्टम हेमोरेज? पोस्टपार्टम हेमोरेज के लिए रिस्क फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए, प्रोलॉन्ग्ड लेबर. ऑप्शन बी, प्री टर्म बर्थ. ऑप्शन बी, मल्टीपल प्रेगनेंसी. ऑप्शन डी, हाई मैटरनल एज. नाउ राइट आंसर इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर. क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड लेबर स्पेशली व्हेन देयर द यूट्राइन फटीग एंड ओवर डिस्टेंशन इज द रिस्क फैक्टर फॉर द पोस्टपार्टम हेमोरेज ड्यू टू द यूट्राइन एटोनी. ओके,
क्या करेगा, प्रोलॉन्ग लेबर जो है वो क्या काज करेगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और फटीग की कंडीशन उत्पन्न होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज द कॉमनली यूज टू मैनेज द पोस्ट पार्टम हेमरेज? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी पिटोसिन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मीजोप्रोस्टल। नाउ राइट आंसर इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो मेडिसिन है हम यूट्राइन स्टिमुलेशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए देते हैं और पोस्टमार्टम हेमरेज को रिड्यूस करने के लिए देते हैं, वो कौन सी है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most important aspect to managing of the patient with the gestation hypertension? जब जेस्टेशन हाइपरटेंशन है उसको कैसे मैनेज करेंगे? ऑप्शन ए इमीडिएट डिलीवरी, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ऑप्शन सी बेड रेस्ट, ऑप्शन डी सिजेरियन सेक्शन। नाउ राइट आंसर इज ब्लड प्रेशर मॉनिटर एंड कंट्रोल। यदि प्रेगनेंसी के समय में हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं उसको और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन क्या है? मैनेज द जेस्टेशन हाइपरटेंशन इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस प्रीएक्लेम्सिया विद द डेंजर्स ऑफ द बोथ मदर एंड बेबी। जो मैंने हिंदी में बताया वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है। हम क्यों प्रिवेंट करते हैं? क्योंकि ये प्री एक्लेम्सिया को कॉज करता है और प्री एक्लेम्सिया आगे चल के अदर कॉम्प्लिकेशंस जैसे सीजर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोटीनियूरिया, ये सारी चीज़ें कॉज करती है जो मदर और बेबी दोनों के लिए हार्मफुल होती है। इसीलिए हमको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the characteristic of the intrauterine growth retardation baby? Option A larger than expected for the gestation age. Option B normal and small head circumference with low baby weight. Option C high birth weight. Option D abnormal fetal movement. ठीक है, क्या बोल रहा है? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन किसकी वजह से होता है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो क्या है? नॉर्मल और स्मॉल हेड सर्कम्फरेंस विद द लो बॉडी वेट। ओके, क्या है? नॉर्मल और स्मॉल हेड सर्कम्फरेंस लो बॉडी वेट देखने को मिलेगा। ओके, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the common complication of polyhydramnios? अब पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या है? एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनोस। जब ये होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए प्रीटर्म लेबर, ऑप्शन बी ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन डी कॉर्ड प्रोलैप्स। नाउ राइट आंसर इज प्री टर्म लेबर। ओके, पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा तो इससे क्या देखने को मिलेगा आपको? रिस्क क्या होगा? प्री टर्म लेबर के रिस्क बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि ओवर स्ट्रेचिंग होगा क्या का? यूट्रस का। यूट्रस का जब ओवर स्ट्रेच होगा तो क्या होगा? प्री टर्म लेबर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडल हाइट मेजरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अब बताइए, हम प्रेगनेंसी के समय में फंडल हाइट मेजरमेंट करते हैं, उसका क्या पर्पस है? ऑप्शन ए डिटरमाइन द फीटल पोजीशन, ऑप्शन बी असेस द फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन सी एस्टिमेट जेस्टेशनल एज, ऑप्शन डी डिटेक्ट फीटल मूवमेंट। नाउ राइट आंसर इज एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज। ओके, हम क्या करते हैं जब फंडल हाइट चेक करते हैं तो हम पता करते हैं कि यानी कि एक स्केल होता है, उससे हम पता करते हैं कि यदि हमारे फंडस की हाइट इतनी है तो हमारे जो बेबी है उसकी जेस्टेशनल एज कितनी होगी। देख लीजिए, फंडल हाइट इज़ यूज टू एस्टिमेट fetal growth and gestational age by measuring the distance from the pubic symphysis टू द टॉप ऑफ द यूट्रस। ओके, वही चीज़ मैंने आपको जो हिंदी में बताया वही लिखा है। सो स्टूडेंट्स, ये थे 30 एमसीक्यूज़ और भी है, लेकिन यदि हम ज़्यादा ऐड करते हैं तो हमारी क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।